नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो है भारत के संविधान से आपका परिचय। और इस कड़ी में आज हम भारत के संविधान के भाग 3 के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। यह जो भाग है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है और हम एक एक आर्टिकल के माध्यम से आपका परिचय इससे कराएंगे। ये प्रवेश द्वार है क्योंकि हमने इससे पहली वीडियो में बताया था कि ये जो मूल अधिकार हैं ये किसके विरुद्ध लागू होते हैं। ये राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। ये नागरिकों के राज्य के विरुद्ध जो है शक्तियां हैं वो कोर्ट के माध्यम से इसके उल्लंघन होने पर इसको लागू करवा सकते हैं। तो राज्य कौन है ये आर्टिकल 12 में बताया गया है। ये परिभाषा, इसको ऐसे बहुत कम चांस हैं जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये पहली परिभाषा अभी तक हमारे सामने आई है कि राज्य कौन है। इस अनुच्छेद में यही बताया गया है कि राज्य कौन है। तो आप इसकी संवैधानिक भाषा और इसके संवैधानिक इतिहास, और जब संसद में इसमें बहस हो रही थी तो क्या उद्देश्य को लेके हुई थी, उस समय ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन ने क्या कहा था, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कैसे आगे अपने लीडिंग केसों के माध्यम से इसको स्थापित किया, इस वीडियो में हम आपको इसको समझाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। रटने की कतई ज़रूरत नहीं है। समझ जाओगे तो बुद्धि में घुसती चली जाएगी बात। रटने से कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो आप देखें कि स्टेट क्या है। तो सबसे पहले जो इसकी इंग्लिश में जो इसकी संवैधानिक लैंग्वेज है वो क्या है। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट includes the government and parliament of India and the government and the legislature of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो इसमें जो समझाया गया है जिस लैंग्वेज में, वो बताया गया है कि स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। तो क्या क्या है, सबसे पहली कैटेगरी में क्या आया, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल और स्टेट। और क्या बताया इसमें, गवर्नमेंट में पार्लियामेंट हो गई और स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा। और कह रहा है कि एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। तो लोकल अथॉरिटीज में तीसरी कैटेगरी में कौन सी आती है, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में क्या आती है, नगर पालिकाएं और नगर निगम। और ग्राम पंचायत आदि। और बची अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में क्या आते हैं, जिसको सरकार पावर देती है और काम करवाती है। वो स्वतंत्र निकाय भी हो सकती हैं, कोई निगम भी हो सकते हैं, कोई और भी कोई सोसाइटी हो सकती है जिसको रजिस्टर्ड करा हुआ है और वो सरकार के लिए कार्य करते हैं। और पावर कहाँ से ले रहे हैं, वो सरकार से। तो कह रहे हैं
आगे विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर दी कंट्रोल, मतलब ये यही बात समझने की है कि अदर अथॉरिटीज के लिए है कि, और कंट्रोल, जिसका कंट्रोल किसके पास में है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जो भी है, उसका एजेंट बन के काम कर रहा है, उसका निगम बन के काम कर रहा है, उसकी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी बन के काम कर रही है, वो सभी की सभी किसमें क्या माने जाएंगे, राज्य माने जाएंगे। अब हिंदी में समझो, हिंदी के जो भाषा में जो इसकी संवैधानिक भाषा दे रखी है वो क्या है, इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के भूभाग के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थित सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। तो ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है कि ये जो 1948 का जो मसौदा तैयार हुआ था, उसमें ये इसको अनुच्छेद 7 जो ड्राफ्ट बना के दिया था, वो इसमें आर्टिकल 7 था, लेकिन बाद में जैसे आर्टिकलों का संकलन होता चला गया तो ये आर्टिकल 12 बना 1950 में जब संविधान बना। अब इसके दौरान जब झड़प हो रही थी तो इसमें बहस हुई, 25 नवंबर 1948 को इस पे बहस हुई। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो 25 नवंबर 1948 पे इसके ड्राफ्ट पे बहस हुई और यह मौलिक अधिकार के भाग 3 का एक प्रवेश का प्रावधान था और इसने इस भाग में राज्य शब्द को परिभाषित किया। तो विधानसभा के सदस्यों को चिंता थी कि अनुच्छेद की शब्दावली कुछ अस्पष्ट है और कुछ ने संशोधन के प्रस्ताव भी रखे। एक सदस्य ने अन्य प्राधिकरण शब्द पर आपत्ति जताई, क्योंकि अन्य प्राधिकरण है जो, देखो उन सदस्यों ने इस पे आपत्ति जताई थी, ये अन्य प्राधिकरण जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है और वकीलों की कमाई का जरिया ये है अन्य प्राधिकरण। जो भी कौन कौन अन्य प्राधिकरण में आते हैं, जो हम बता देंगे, आ जाओ हमारे पास में, हम अभी याचिका बना के देते हैं। तो भोली भाली जनता के दिमाग में, क्योंकि संविधान, जब भी कह रहा हूं संविधान समझना हर किसी नागरिक का दायित्व है कि वो संविधान को समझे, और इसलिए हमने ये जो है उन नागरिकों के हित में ये सीरीज चला रखी है, मुहिम चला रखी है, जन जागरण चला रखा है कि संविधान को समझे, किसी के बहकावे में ना आए। तो उन्होंने कहा कि आपत्ति जताई कि भाई ये अन्य प्राधिकरण शब्द आपत्ति जताई क्योंकि इसमें लगभग हर सरकारी एजेंसी या अधिकारी राज्य के दायरे में आ जाएगा। दूसरे सदस्य ने तर्क दिया कि जिला बोर्ड नगर पालिकाओं को राज्य कहना अनुचित है। जो ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्पष्ट किया बहस का जवाब देते हुए कि अन्य प्राधिकरण से तात्पर्य उन प्राधिकरणों से है जिन्हें कानून बनाने की शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त है। अब देख रहे हो, मतलब ये इतनी सी बात, और इसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में बहस करी जाती है। कहां से इसका स्रोत आया? वहां की जो ड्राफ्ट कमेटी के दौरान में संसद के संविधान निर्माण के समय में जो बहस चल रही थी, उस दौरान जो जिन जिन बातों के उद्देश्य को लेके ये अनुच्छेद बनाते हैं, जब भी मैं कहता हूं कि हमारे जो वीडियोज हैं उनमें सारी बातें खोल के समझाई जाती हैं कि भाई कौन सा आर्टिकल का क्या उद्देश्य था। जब तक उद्देश्य समझ में नहीं आता वो बुद्धि में हमें नहीं घुसते। तो वो कह रहे हैं कि जो राज्य का जो अन्य प्राधिकरण है वो उसमें वो शामिल होंगे
जिसको कानून बनाने की शक्ति है या विवेकाधिकार प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा कि भाग 3 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं की सूची बनाना जटिल होगा। उन्होंने कहा कि हम ये जो है इनकी सूची बनाने लगे तो बड़ा जटिल काम हो जाएगा, और जो हमारे इसमें से संविधान में बनाने के दौरान छूट गए कहेंगे ये तो संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य शब्द उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इसीलिए ही हमने जो है वो कह दिया कि भाई राज्य शब्द ही इसके शब्द में उपयोगी है, राज्य शब्द, क्योंकि यह सूची जटिल है। ऐसी विभिन्न संस्थाएं हैं जिसको कानून बनाने की और विवेकाधिकार प्राप्त की शक्ति है, और वे भाग 3 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संस्थाओं की सूची बनाना जटिल होगा, इसलिए संदर्भ में राज्य शब्द ही उपयोगी है। उन्होंने कहा राज्य शब्द ही उपयोगी है। इसलिए अब इसमें विधानसभा में 1948 को एक मामूली संशोधन के साथ इस अनुच्छेद को अपना लिया गया। तो इस प्रकार से ये जो है आर्टिकल संदर्भ में आया। तो इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत में कौन आएंगे। ये आर्टिकल 12 में राज्य को पहले परिभाषित क्यों किया गया है, उसका कारण ये है कि राज्य के अंतर्गत जितने भी मूल अधिकार के हनन होते हैं वो किसके विरुद्ध लागू होते हैं, राज्य के प्रति, कि राज्य जो है मेरे जो मूल अधिकार हनन हुए हैं उनको लागू कराए। और इसके लिए कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये बात देखी जाती है कि जिस संस्था ने तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन किया है कि वो राज्य है या नहीं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो याचिका है वो बनती भी है कि नहीं बनती। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि भाई वो राज्य है या नहीं है। सबसे पहले देखी जाती है कि जिसने भी तुम्हारा मूल अधिकार का हनन किया वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, सरकार ने कोई कानून बनाया है, या स्टेट ने कोई कानून कोई गाइडलाइन जारी करी है या कोई निर्देश जारी करा है, वो स्टेट लेजिस्लेचर ने करा है, या स्थानीय अथॉरिटी ने करा है, या अदर अथॉरिटी ने करा है। अदर अथॉरिटी के लिए कहा गया है कि अदर अथॉरिटी के लिए कि वे वो शक्ति जिसको पावर मिली हुई है, पावर का स्रोत है किससे, राज्य से स्रोत वो ले रहे हैं, और उनकी इतनी क्षमता है कि उन्होंने जो आदेश जो पारित करे हैं उनको लागू करा लेने की उनकी शक्ति है, सशक्त है। वो सभी जो हैं वो अदर अथॉरिटीज में आते हैं। इनकी बड़ी लंबी लिस्ट है और लीडिंग केसों के माध्यम से ये स्थापित होते चले गए। कुछ केसों को हम जो है आपके सामने रखते हैं, बाकी ये बहुत लंबी चौड़ा मामला है, और जो है इसको समझने के लिए एक दो केसेस हम आपको बताते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 4 चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहले भारत सरकार और संसद, फिर राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत वो हैं जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है, और साथ ही उसको परिवर्तित करने की शक्ति है, लागू करने की भी शक्ति है जो उसको। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो एक केस आया मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी, ये 1952 में आया। तो इसमें शहर की नगरपालिका के थोक विक्रेताओं के ऊपर निश्चित दर से बिक्री कर लगाया गया। जो थोक विक्रेता थे उन्होंने इस बात को चैलेंज करा। तो
नगर पालिका को एक उपविधि के अंतर्गत ऐसा प्राधिकार था। उच्चतम न्यायालय ने नगर पालिका को आर्टिकल 12 के तहत स्टेट माना। उसके बाद में अब अन्य प्राधिकरण के मामले में काफी केसेज आए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना मदनलाल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अन्य प्राधिकरण के तौर पे माना गया। उन्होंने कहा कि वे सभी प्राधिकारी आते हैं जिनको संविधान या परिनियम स्टैट्यूट के द्वारा स्थापित किया गया है। तो अन्य प्राधिकरण में क्या, उसमें मदनलाल के मामले में और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में माना गया कि जो किसी नियम या उपनियम या स्टैट्यूट के माध्यम से जिस किसी को, निगम को, बोर्ड को गठित किया गया है, वो सभी अन्य प्राधिकरण में आएंगे। तो इस अन्य प्राधिकरण में कौन आएंगे? एफसीआई। अब आप देखते चले गो, राज्य के जितने भी ये बिजली बोर्ड हैं, ये शिक्षा बोर्ड हैं, ये, और जो लोक सेवा आयोग हैं, संघ लोक सेवा आयोग हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, ये सभी अन्य प्राधिकरण के दायरे में आते हैं। इनकी बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है। आखिरी में जैसे जैसे ये मामले आते चले गए, एयरपोर्ट अथॉरिटीज है, यूपी वेयर हाउस है, ये सभी जीवन बीमा निगम हैं, जितने भी ये राजकीय कंपनीज हैं, ये सभी जो हैं आकर यहाँ तक कि जो 95% राज्य से पोषित कोई प्राइवेट स्कूल भी है, वो उसको 95% के करीब ज़्यादातर का हिस्सा जो सरकार से ग्रांट मिल रही है, और उसका कोई प्रिंसिपल है, वो नियम उपनियम बनाता है या किसी कर्मचारी को हटाता है या उसके मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वो भी राज्य के अन्य प्राधिकरण के मामले में राज्य माना जाएगा। अन्य प्राधिकरण के तहत वो आएगा, वो भी आएगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि भाई वो कोई भी उसके मामले में ये देखी जाएगी कि उसको वित्त कहाँ से मिल रहा है, उसको पावर के स्रोत कहाँ से मिल रहे हैं, उसकी क्षमता कैसी है, और वो किस विधि उपविधि नियम के माध्यम से वो स्थापित हुआ है, और उसका कार्य क्या है। कोई प्राइवेट कोई किसी ने संघ बनाया है या कोई अपने सोसाइटी बनाई है, तो वो अपनी खुद की, वो कोई राज्य के लिए काम नहीं कर रही, अपना कोई वेलफेयर कर रही है, चैरिटी कर रही है, तो वे इसके अंतर्गत नहीं आती। और वो जो राज्य के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, राज्य से ग्रांट ले रहे हैं और राज्य की नीतियों को लेके उसको लागू करने में राज्य की मदद कर रहे हैं, वो सभी के सभी अन्य प्राधिकरण के तहत में आते हैं। तो काफ़ी केसों में जो है इसको बताया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच गई, तो उसमें एक बार के केस में तो सुप्रीम कोर्ट मुकर गया। तो उसमें केस ये आया कि अगर किसी मामले में, जबकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में तो ये माना गया कि अगर हमारे किसी फैसले से किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, या हमारे किसी आदेश या नियम से किसी का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। लेकिन भारत के मामले में यह जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने में ये बात आई, तो वो जो है इस मामले में संतुलित दिखाई नहीं दिए और हक्के बक्के से रह गए, और कोई गाजरों में गुठली ललाने वाली बात कर दी
और आज तक कोई सटीक निर्णय नहीं दिया। कभी कह दिया हाँ, कभी कह दिया ना, आज तक ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है। तो जब भी कहते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कभी कभार ढुलमुल रवैया अपना के अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको सही तरीके से स्थापित नहीं कर पाता और फैसले को ढुलमुल अवस्था में छोड़ के भाग जाता है। तो बहुत से मामले हैं जिसमें ऐसा ही मामला आया था नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में। उसमें विचारण में आया कि न्यायालय ने इस विषय पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त नहीं किया, कि उसने केवल यह कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि न्यायपालिका राज्य है तो भी उसके आदेश के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि ऐसे आदेश से नागरिक के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। बताओ, जब अपने पे आई तो भाग गए। दूसरे उसमें जो श्री एच सिरवई हैं, जो बड़े संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आती हैं और न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय में रिट अधिकारिता के अधीन कार्य करते हैं और उनके आदेश के विरुद्ध भी रिट जारी की जा सकती है। राज्य के अन्य भागों की तरह न्यायपालिका भी राज्य की शक्ति भी संविधान के आदेशात्मक मैंडेटरी उपबंधों में परिभाषित है और इन्हें नागरिकों के मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। किंतु A.R. अंतुले बनाम A.R. नायक के मामले में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी निर्धारित किया कि न्यायालय ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकती जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका सम्मिलित की जा सकती है, किंतु नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के निर्णय को जब तक उलट नहीं दिया जाता, जब तक यह स्थिति पूर्ववत जारी रहेगी। यानी कि जब तक वो फैसला उलट नहीं दिया जा सकता, जब तक न्यायपालिका के विरुद्ध जो है वो राज्य के 12 के तहत नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार से हमने कुछ केसेस के माध्यम से ये बताया और एक निष्कर्ष हमने बता के दिया कि भाई कौन कौन राज्य हैं। एक बार फिर से समझ लो, इस बात को रटने की जरूरत नहीं है कि राज्य के शब्द में कौन कौन आता है। गवर्नमेंट आती है, पार्लियामेंट आती है, राज्य की सरकारें आती हैं, उनकी विधानसभा आती है, विधानमंडल आता है, और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं ये सभी आती हैं, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, ब्लॉक समिति, ये सभी, क्योंकि इनको नियम बनाने की शक्ति है। कोई टैक्स लगा रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई चुंगी ले रहे हैं, इनको सबको है। कोई छोटे मोटे उपनियम बनाते हैं और ये सभी अगर उनके माध्यम से किसी का हनन हो रहा है तो सभी जो है वो राज्य की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अदर अथॉरिटीज किसे कहते हैं कि जो किसी उपनियम या स्टैट्यूट के माध्यम से कोई निगम बनाया जाता है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, कोई यूनिवर्सिटी है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले भी हैं जो स्वतंत्र हैं, जो सीधे राज्य के अधीन कार्य नहीं करते। जैसे BCI, भारत का जो है BCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो राज्य के अंतर्गत नहीं आता। वो ना तो राज्य से वित्त पोषित होता और ना राज्य के लिए काम करता, वो अलग से है। तो ऐसे बहुत से हैं जो राज्य के अंतर्गत नहीं आते। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि उसको इस बारीकी में देखते हैं कि वो कोई उपनियम राज्य के किसी सरकार के किसी उपनियम या स्टैट्यूट के माध्यम से स्थापित हुआ हो और उसको राज्य के से कहीं न कहीं से किसी स्रोत से पावर मिली हुई है और उस पावर से वो कानून या वो नियम बना रहा है, उसको लागू करवाने की भी उसको शक्ति है और उसके उल्लंघन होने पर वो दंड भी दे रहा है। तो ऐसे जितनी भी श्रेणी में आते हैं वो सभी जो है वो अदर अथॉरिटीज में आते हैं। आज के समय में बहुत से लेटेस्ट केसों के माध्यम से तो ये भी कहा गया है कि अब कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है या
और भी आगे मल्टीनेशनल कंपनियां बनी हुई हैं, इनको भी राज्य की श्रेणी में लाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में दायरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार की तरफ से और लोगों को रोजगार देने के लिए प्राइवेट कंपनियों का जो है चलन चला हुआ है, और अगर ये अपने कर्मचारियों के जो है हितों का हनन करेंगे तो इनको भी लोकल जो अदर अथॉरिटीज है उनके दायरे में लाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत से केसों की वर्डिक्ट्स में भी है कि इनको भी माना जा सकता है। अगर ये भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो इनको भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। तो आज के समय में कोई बचने वाला नहीं है स्टेट के दायरे में। तो हमारा इस वीडियो में आपको ये समझाने का उद्देश्य था कि स्टेट कौन है। आगे हम आर्टिकल 13 में बताएंगे कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे किसी मूल अधिकारों का हनन होता हो या वे न्यून होते हों, या कोई ऐसी विधि या उपनियम बनाए जाते हों जिनसे कोई मूल अधिकार स्किप्ट होते हों, तो वह संवैधानिक नहीं मानी जाएगी, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाएगी। तो इससे पहले उसमें कुछ एक दो थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथकीकरण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, क्लिप्स का सिद्धांत, और एक दो और हैं। उन थ्योरियों को हम समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।